नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। हमारे बीच में है अमित सर। तो सर, ये जो नेपाल की स्थिति चल रही है, इसमें भारत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ था। इंडोनेशिया में भी इस तरह के जो है कि माहौल देखने को मिल रहा है। जेन जी जनरेशन का जो ये क्रांति वाला रूप है, ये थोड़ा सा लोग दूसरे एंगल से देख रहे हैं। बहुत लोग कहते थे कि ये वो जनरेशन है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर टाइम ख़त्म करती है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है। लेकिन नेपाल के युवाओं ने ये दिखा दिया कि नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से ये साबित कर दिया, क्योंकि 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री बदल देना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वहाँ जो है कि कुछ आंदोलन ऐसे हुए जहाँ आग लगाई गई और मतलब जो नहीं होने चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा ठीक नहीं है। जहाँ तक रही बात कि भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, देखिए, नेपाल भारत से जस्ट लगा हुआ देश है। ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू ही बताई जाती है। एक बाबा ने अभी कहा था कि वहाँ नेपाल जो है कि पहला हिंदू राष्ट्र है दुनिया का, और वो हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करिए, आप किसी तरह के राष्ट्र की बात करिए, लेकिन सबसे पहले जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, ये पूरी होनी चाहिए। और जब ये बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो उसके बाद कहीं का भी युवा हो, वो ना धर्म की सुनेगा और ना ही आप लोगों की इस तरह की बातें सुनेगा जो बातें आपको सिर्फ फंसाने वाली होती है। देखिए, मेन सबसे पहले नेपाल में ये कहा गया कि ये जो क्रांति हुई है ये सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स वहाँ बंद कर दिए गए थे। लेकिन बाद में जो खबरें निकल करके आई उसमें लोगों ने बताया कि नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार के हालात ऐसे हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ के एलीट क्लास, मतलब जो बिजनेसमैन थे, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, उनके बच्चों को जिस तरह की सुविधाएं मिल रही थी उस तरह की सुविधाएं बाकी लोगों को नहीं मिल रही थी। उस तरह की व्यवस्था ना पढ़ने के लिए, ना आने जाने रहने के लिए, किसी भी तरह की इस तरह की व्यवस्था उनको नहीं मिल रही थी। इसको लेकर के वहाँ जो है कि युवाओं में एक आक्रोश पैदा हुआ और उस आक्रोश ने इस तरह की क्रांति का रूप ले लिया। देखिए, अगर इस तरह की स्थिति भारत में बन जाए तो क्या होगा, और इस तरह की स्थिति भारत में क्यों बने, उससे पहले हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, हमारे नेताओं को ये सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना बने। देखिए, कई जगह ऐसा नहीं है कि हमारे यूथ समझते नहीं हैं, लोग अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभी बहुत कंट्रोल है। और भारत पर आने वाले समय में नो डाउट कि इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा, क्योंकि भारत लैंग्वेज भी करीब करीब हमारी वही है। तो अच्छी तरह से ये जो नॉर्थ बेल्ट है इन चीज़ों को समझ रही है। और ऐसा नहीं है कि भारत का युवा सच्चाई नहीं समझ रहा है कि किस जगह कितना करप्शन हो रहा है, कौन सा नेता करप्ट है, ये सब चीज़ें यहाँ का यूथ जानता है। लेकिन जो जानता हुआ जागरूक यूथ है ना, अभी उसकी आंखों पर एक पट्टी बनी हुई है। वो यहाँ का युवा जो है कि बहुत सारे नेताओं की अंधभक्ति करता है। वो सिर्फ एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी पार्टी, हर दल के कुछ नेता ऐसे हैं जिन नेताओं के हर दल में अंधभक्त हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला अगर कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। किसी भी बात को नेताजी ने जैसे कह दिया, एज इट इज पब्लिक में जो है कि उसका प्रचार शुरू कर दिया। तो इस तरह का माहौल जो है, यही माहौल एक दिन इस तरह की क्रांति में इस तरह की क्रांति में जो है कि इस तरह का जो माहौल है, यही माहौल जो है कि इस तरह की क्रांति एक दिन पैदा करता है। और जहाँ तक बात रही कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ ऐसी घटना घटती है कि उनको भाग करके भारत आना पड़ता है और भारत उनमें उनको पनाह मिलती है। नेता जब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ऐसी ही परिस्थिति बनेगी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे कहीं पर भी दुनिया का कोई भी देश हो। नेता सिर्फ अपने लड़कों के बारे में सोचेंगे तो यही होगा। नेता सिर्फ ये सोचेंगे कि उनके लड़कों की कंपनियां ही ग्रोथ करें, उनके लड़के ही बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर बने, उनके ही लड़के इथेनॉल बनाएं। अब इथेनॉल का नाम मैंने क्यों लिया है ये भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति को जिसको ईमानदार बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा था वो क्या स्थिति बना रहा है। भारत में पेट्रोल की सच्चाई ये है कि जो आपको 100 रुपये दिख रहा है, अगर एवरेज उठा करके आज की डेट में गाड़ियों के एवरेज से उसको मैच कराएंगे तो 133-135 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। तो ये जी चीज़ें हैं कि जब यूथ समझेगा और समझ करके जब इस पर रिएक्ट करेगा तो शायद नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है, कहीं पर भी बन सकती है। और यहाँ का युवा अभी इतना जल्दी एक्टिव नहीं होगा, उसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ का युवा जो है नेताओं का तो फॉलोअर है ही है, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों का भी फॉलोवर है। किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन को उठा करके आप देख लीजिए जिसका 15 साल, 20 साल, 25 साल का कैरियर हो और उसके बाद उसका लड़का निकलता है बाहर ना,
तो उस नेता की उम्र के, यानी कि ऑलरेडी जिनकी उम्र उस नया जो लड़का जो है नेताजी का बाहर निकल करके आ रहा है, जिसको प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है, उसके दुगुना उम्र वाले भी उसका पैर पकड़ते हैं। सबसे पहले उसका पैर पकड़ेंगे। हम कई जगह जाकर के हमने ऐसा देखा है। ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति बताती है कि भारत में इतना जल्दी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की यूथ, यहाँ की पब्लिक नेताओं के तो समर्थक है ही है, उसके साथ साथ उनके बच्चों के भी बहुत बड़े समर्थक हैं। यहाँ गुणगान किया जाता है कि फला नेता का लड़का जो है कि अमेरिका में पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का यूथ ये नहीं सोचता है कि हम कैसे जाएंगे, हमारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी। तो ऐसे यहाँ ये सब चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ अभी बहुत लंबे समय तक ये जो है कि नेताओं की अंधभक्ति चलेगी, और जब एकदम अत हो जाएगा, मतलब जब सब कुछ नहीं बचेगा इनके हाथ में। क्योंकि देखिए अभी भारत की स्थिति हो चुकी है कि जहाँ जो गरीब और अमीर के बीच में मतलब इकोनॉमिक कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और ये इकोनॉमिक कंसंट्रेशन एक दिन आपको ऐसे लेवल पर ले जाकर के खड़ा कर देगा कि जहां से आपके पास वापस आने की स्थिति नहीं बचेगी। उस समय आप निकलेंगे भी तो भी शायद बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और एक लंबे दौर तक आप संघर्ष करते रह जाएंगे। नेपाल में जो हुआ, जितना जल्दी ये चीजें एक्शन हो गया, इतना जल्दी यहाँ एक्शन हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सर एक चीज़ और है, नेपाल में अभी जो भारत के ही कोई पत्रकार थे, उनको जूता चप्पल पहना कर लोग घुमाए थे। हाँ देखिए, मीडिया, देखिए नेपाल में भी जाकर के मीडिया, उन लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने उनसे क्या सवाल किया, शायद बता रहे थे कि आर भारत के जो है कि कुछ पत्रकार थे, उनको कई जगह मारा पीटा गया, उनके कॉलर, उनके जो है कि आईडी छीन ली गई, उसके बाद माइक छीन लिया गया, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि उनका ये मानना है, उन लोगों ने ये कहा कि ये लोग बायस्ड हैं, ये लोग सिर्फ एक ही को समर्थन करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर नेता का प्रचार करते हैं, ये लोग मीडिया वाले नहीं हैं। शायद इसी बात को लेकर के वहाँ पे हंगामा हुआ। लेकिन भारत की जनता, भारत के युवा उसी मीडिया पर ट्रस्ट करके अभी भी जय जयकार हाहाकार कर रहे हैं। तो वक्त लगेगा, अभी यहाँ अभी वक्त लगेगा। और जहाँ तक मैं बता पाऊँ तो शायद आर भारत जो चैनल है उसी के रिपोर्टर थे जिनके साथ इस तरह की अभद्रता की गई है। खैर इसको सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ कई नेताओं के साथ वित्त मंत्री थे, शायद उनको जो है कि रोड पर किस तरह से नेपाल के युवाओं ने दौड़ाया। तो इन सब चीज़ों से देखिए बाकी लोगों को, जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं और जो भारत की पॉलिटिक्स में, अन्य देशों की पॉलिटिक्स में जो लोग हैं और जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां के नेताओं को और वहां के जो है कि जो मीडिया है और वहां के तमाम संस्थान हैं, तमाम ऑफिसर्स हैं जो इस तरह के करप्शन से इन्वॉल्व हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जिस दिन युवा अगर निकलेगा उस दिन आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, भागने की आपको जगह नहीं मिलेगी। और नेपाल में ये चीज़ें साक्षात सबके सामने दिख रही हैं। इसलिए जहां जिन देशों में इस तरह की दिक्कत बन रही है, उन देशों के सभी ऑफिसर्स को, सभी पॉलिटिशियंस को पहले ही वक्त से पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वही लाइन आती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी जिधर चाहे उधर का माहौल बदल सकती है। तो आप हमारे बीच में अमित सर थे और इनसे हम जाने जो है नेपाल की स्थिति पे, और नेपाल के जो युवाओं ने 48 घंटे में सरकार बदल दिया, और इनसे हम जानने का प्रयास किए जो भारत की क्या वह चीज़ें भारत में आ सकती है, वो चीज़ें भारत में लागू हो सकती है। तो इनसे जाने, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद।